हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। जब भी हम लोग यूपीएससी में सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं तो हमारे मन में एनसीईआरटी को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, और जिसमें से सबसे पहला सवाल होता है कि क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। एक तरफ टॉपर्स कहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आप खुद से एक बार सोचते हो कि एनसीईआरटी तो हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ चुके हैं, इतनी पतली किताबों में, इतनी सरल किताबों में क्या ही कुछ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो दो सवाल है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरा सवाल है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे चाहिए। तो आइए इन दो बातों पे हम चर्चा करते हैं। अगर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो मैं बड़े ब्रॉडर सेंस में इसकी आज बात करूंगा। आप लोग एनसीईआरटी को केवल कंटेंट स्टोर या इंफॉर्मेशन स्टोर तक समझते हैं अगर, तो आप बहुत कम समझ रहे हैं उसे और उसका बहुत कम फायदा उठा पाएंगे। एनसीईआरटी को हम एक एस्पिरेंट्स के स्टेप बाय स्टेप समझते कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कोई भी जब सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी शुरू करता है या करना चाहता है तो उसका पहला चरण यह होता है कि क्या मैं तैयारी करूं या ना करूं, या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। वो सबसे पहले खुद को चेक करना चाहता है कि भाई तैयारी करने लायक हूं, मेरे अंदर क्षमता है कि नहीं है। देखो, यहां जब मैं बात क्षमता की कर रहा हूं तो एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, और हर इंसान का एक अपना अलग एप्टीट्यूड होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंसान खराब है, कोई अच्छा है, कोई कमजोर दिमाग का है, कोई बहुत तेज दिमाग का है। दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर दिमाग का नहीं होता, भगवान ने सबके साथ न्याय किया है। बस हर की क्षमता अलग अलग होती है। अगर आपसे कहा जाए कि एक मछली को पानी में चलाइए तो बहुत तेज तैरेगी, लेकिन अगर उसे जमीन में चलाने को कहेंगे तो फेल हो जाएगी। इसमें मछली की कोई गलती नहीं है, आपने मछली की क्षमता के अनुसार उसको नहीं काम कराया तो फेल हो गई। तो वैसे ही हम सबकी क्षमताएं होती हैं। सचिन तेंदुलकर अगर आज बैडमिंटन खेल रहे होते या फुटबॉल खेल रहे होते तो शायद फेल हो गए होते। तो सचिन तेंदुलकर में कमी है कि सचिन तेंदुलकर को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने को नहीं मिला। तो सबसे मेन एक सवाल होता है कि हमारे अंदर क्षमता है कि नहीं है, या सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हमारे अंदर है कि नहीं है। ये सबसे पहला सवाल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग बहुत बार जोश में एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं और 3-4 महीने बाद जब हमें लगता है कि यार हमारा वो नेचर ही नहीं है, तो हम खुद को फेल्योर मानने लगते हैं, खुद को फेल होता हुआ देखते हैं और निराश हो जाते हैं, और फिर हम किसी और जगह भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते। हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है, हमारा पैसा बर्बाद होता है, हमारे ड्रीम्स बर्बाद होते हैं। तो हमें सबसे पहले सही डायरेक्शन चुननी चाहिए कि क्या हमारे लिए यूपीएससी का एग्जाम है कि नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर आपकी कोई मदद करेगा तो एनसीईआरटी करेगा। बहुत बार आप जाते हो, दूसरे सीनियर से बात करते हो, घर में बात करते हो, लोगों से पूछते हो, रिश्तेदारों से पूछते हो। तो देखो, एक बात समझ लो, बड़े व्यवहारिक तौर पे अगर समझोगे तो कभी कोई रिश्तेदार, कोई सीनियर आपके मुंह में ये नहीं बोलेगा कि तुम तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो तुम बुरा मान जाओगे ना, और तुम्हें नाराज क्यों करना चाहेगा। तो इस सवाल का जवाब आपको एनसीईआरटी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। बड़े ध्यान से इस बात को समझना। एनसीईआरटी का जो नेचर है वही सेम यूपीएससी एग्जाम का भी नेचर है। एनसीईआरटी किसी टॉपिक को जब पढ़ाती है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देती है, फिर ऑब्जर्वेशन की बात लाती है। तो देखो, कई सारे कार्टून के थ्रू आपके ऑब्जर्वेशन स्किल चेक करती है। फिर आप देखेंगे कि वही एनसीईआरटी धीरे धीरे किसी टॉपिक को लेकर एनालिटिकल होती है, अर्थात उसके सारे पार्ट्स को बताती है, फिर उसी को लेकर क्रिटिकल भी हो जाती है, अच्छी बातें और बुरी बातें भी बताती है। अगर आपको किसी टॉपिक के संबंध में ये सब बातें बड़ी समझ में आ रही हैं, मतलब आपको एनसीईआरटी की कोई किताब पढ़ रहे हो, उससे दोस्ती हो रही है, आपको उसको समझ में आ रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपके दिमाग का वही एटीट्यूड है, वही एप्टीट्यूड है जो यूपीएससी को चाहिए। यूपीएससी का एप्टीट्यूड भी क्रिटिकल और एनालिटिकल है, वो भी आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल देखता है।
तो अगर आपके अंदर एनसीईआरटी को पढ़ने की क्षमता है, जैसे एनसीईआरटी अपने आप को लिखता है, आप उसी तरह उसको पढ़ पा रहे हो, उसको केवल कंटेंट स्टोर के तौर पे नहीं बल्कि एनालिटिकल और क्रिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ पा रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर सिविल सर्विस एग्जाम का एप्टीट्यूड है। तो इस तरह से हमने यह समझा कि एनसीईआरटी सबसे पहले आपके एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल है, बहुत मददगार है। अब आते हैं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस हमारे दूसरे फेज में। हम दूसरे फेज में जब ये मन बना लेते हैं कि हम तैयारी करने चाह रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले कोचिंग में जाने का सोचते हैं कि कोचिंग में एडमिशन ले लें और तैयारी कर लें। जब हम कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो एक टीचर पढ़ा रहा होता है और 400 से 500 बच्चे बैठे होते हैं, और टीचर कुछ लाइन बोलता है और टीचर जब पढ़ा देता है और आपसे पूछता है समझ में आया, तो आप भी कहते हो हाँ आ गया। पर क्या वास्तव में समझ में आया? चलिए मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे मान लो टीचर ने कहा कि योगेश त्रिपाठी के साथ जस्टिस हो रहा है, इसीलिए योगेश त्रिपाठी का डेवलपमेंट होगा। आपको यह बात लिखवा दी, आपने नोट्स में लिख दिया कि योगेश त्रिपाठी के साथ जस्टिस हो रहा है, इसीलिए उसका डेवलपमेंट होगा। टीचर ने कहा बेटा समझ में आया, आप लोगों ने कहा हां सर आ गया। पर एक मेरा सवाल है, अब आपसे मैं पूछता हूं कि योगेश त्रिपाठी के साथ जस्टिस हो रहा है तो इसका क्या मतलब है भाई, ये तो बताओ। क्या आप वास्तव में जानते हो कि जस्टिस क्या है? हां कह दिया जस्टिस मतलब जस्टिस। अरे जस्टिस के क्या मायने हैं, योगेश त्रिपाठी के साथ क्या हो रहा है? आपको समझ में आया हो तो आप इसको एक्सप्लेन करिए। आपको नहीं पता, बस आपको जस्टिस पता है, पर वास्तव में जस्टिस क्या होता है कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। या डेवलपमेंट क्या होता है ये भी सोचा है कभी आपने? ये दो शब्द हैं, इनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, बस इनका नाम जानते हो। तो केवल नाम जानने को जानना नहीं कहते। बहुत अच्छी एक गजल है कि पानी का नाम जानो पानी है, ये तो केवल नादानी है। आप मेरा नाम जानते हो, इसका यह नहीं मतलब कि आप मुझे जानते हो। मुझे जानने के लिए मेरा स्वभाव जानना पड़ेगा। वैसे ही न्याय और विकास को, डेवलपमेंट को जानने के लिए उसका स्वभाव जानना पड़ेगा, और आपने कभी सोचा ही नहीं क्योंकि आपने कभी उतना पढ़ा ही नहीं। और 500 बच्चों को लगेगा कि हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया, पर वास्तव में वो केवल 5 से 10 बच्चों को समझ में आया होगा जिन्होंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। जैसे मैं कहूं मुझे मेरे अधिकार मिलने चाहिए, आपको लाइन लगी होगी सिंपल, पर अधिकार होते क्या ये तो पता ही नहीं। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपका बेसिक क्लियर होगा, और जब आपका बेसिक क्लियर होगा तभी उसमें कुछ समझ में आएगा, तभी कोचिंग की क्लास का कोई फायदा है, वरना कोचिंग का कोई फायदा नहीं है। 500 बच्चे पढ़ रहे हैं पर वास्तव में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 490 बच्चे तो उन बच्चों की केवल फीस पे कर रहे हैं और खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। और सोचो कभी आप, जब आपको कोई थोड़ी झूठ बोल देता है आपसे, आपको बेवकूफ बना देता है, आपके साथ ठगी कर देता है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है। पर लेकिन जब आप खुद के साथ झूठ बोल रहे हो, खुद को ठग रहे हो, तो यह बात कहां तक जायज है? एक बार मेरी बात को बड़े ध्यान से सोचो। तो एनसीईआरटी की मैंने आपको 2 सबसे मूलभूत बातें बताई, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनसीईआरटी आपके एप्टीट्यूड को बदलेगा, उसको समझेगा, साथ में आपके अंदर बेसिक या प्री फाउंडेशन को मेंटेन करेगा। और जब आपका प्री फाउंडेशन अच्छा होगा तो आपकी कोचिंग क्लास या फाउंडेशन क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट होंगी और वो समझ में आएंगी, वरना कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात करते हैं, जो बच्चे काफी समय तक तैयारी कर भी चुके हैं मान लीजिए, उनके लिए एनसीईआरटी क्या है। तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में अगर कुछ है तो वो है एनसीईआरटी की लैंग्वेज। जब आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत सरल तरीके से है, बहुत इजी तरीके से लिखी गई है, और वो लैंग्वेज ही यूपीएससी की सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है आंसर राइटिंग में। आप देखोगे कि आजकल ऐसे के पेपर में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होगे तो आपको लैंग्वेज पे कमांड होगी, और जब उसी लैंग्वेज के बेस पे आप जीएस के आंसर व ऐसे लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरे एक सीनियर है सत्यम सर, है ना, मुंबई में इस समय असिस्टेंट कमिश्नर है, वो कहा करते थे
कि मेरे एनसीईआरटी पढ़ने के कारण ही ऐसे में 165 प्लस मार्क्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यह चीज समझनी होगी और हमें एनसीईआरटी को भी समझना होगा कि वो है क्या। एनसीईआरटी में चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एनसीईआरटी आपको क्रिटिकल और एनालिटिकल अप्रोच देती है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। अगर हम पांचवी बात करें, आपने 2024 का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आए हैं वो ज्यादातर एनसीईआरटी से आए हैं। तो इस तरह से हम देखें अगर तो एनसीईआरटी हमारे हर चरण में, जो बच्चे तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मददगार है, जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तैयारी कर चुके हैं लेकिन उनकी कहीं ना कहीं कमी है आंसर राइटिंग में, उनकी लैंग्वेज में, उनकी थिंकिंग प्रोसेस में, तो भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। रही बात एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, इसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे और समझेंगे। थैंक यू।